नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है एसएससी का 1 से 11 जुलाई को टोटल 36 शिफ्ट में। इस एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र से टोटल 70 क्वेश्चंस पूछे गए, यानी प्रति शिफ्ट लगभग 2 सवाल आपके इकोनॉमिक्स से पूछे गए। तो ये जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हैं ना, सीधे डायरेक्टली नहीं पूछे गए हैं। इसमें कंसेप्ट आधारित सारे सवाल हैं। कुछ यहाँ पर पंचवर्षीय योजना के ऐसे सवाल हैं जो फैक्ट आधारित हैं, बाकी मैक्सिमम यहाँ पर क्वेश्चंस कंसेप्ट बेस्ड रहने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चंस अपन इस वीडियो में व्याख्या सहित डिटेल में बात करने वाले हैं, जो आगामी सीजीएल, एमटीएस या अदर किसी भी एसएससी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। एंड तक बने रहेगा। एक बार वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद पीडीएफ में ये सभी क्वेश्चंस आप रिवाइज करेंगे तो ईजिली कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पीडीएफ चैनल आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, न्यू कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया है। तो शुरुआत करते हैं सवालों का सिलसिला। सभी सवालों में एक्स्ट्रा फैक्ट इंक्लूड रहेंगे, यानी जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर क्लियर रहेगा फैक्ट सहित। ठीक है, पहला सवाल देखें उससे पहले आप एसएससी वगैरह या किसी भी रेलवे हो गया अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, प्रैक्टिस नहीं करते तो तैयारी आपकी अधूरी है। 50% तैयारी है, आप सिलेबस कवर करते हो और आप रिवीजन करते हो, कंटिन्यूटी के साथ बने रहते हो, वो हो जाएगी 50%। बाकी जो बची हुई 50% है, जो आपने पढ़ा है, रिवाइज किया है, वो एक्चुअल में एग्जाम में काम ले पाओगे उससे पहले मॉक टेस्ट के रूप में आपको प्रैक्टिस करनी है। मॉक टेस्ट कैसे देने? प्रीवियस ईयर वाले दे देने हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर आपको टेक्स्ट बुक पर अब तक जैसे 2016 से कंटिन्यू एसएससी के एग्जाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं, तो सारे एग्जाम्स के पेपर सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू, एसएससी जीडी है, दिल्ली पुलिस, सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर मॉक टेस्ट में आप दे पाएंगे। अभी यहाँ पर ऑफर चल रहा है टीटीजी के कूपन कोड से। वैसे मैंने चेक किया तो यहाँ पर 2 वर्ष का पास प्रो काफ़ी आपके अफोर्डेबल किफ़ायती रहेगा, क्योंकि 2 वर्ष में आप देखेंगे ना तो 1 साल का ये लगभग 350 के आसपास पड़ता है। नहीं तो ये ईयरली लेंगे तो 1 साल का 615 पड़ेगा। तो 2 साल में जो भी एग्जाम है एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, सारे एग्जाम्स की मॉक टेस्ट एक ही पास में मिल जाएगा। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करना ना भूलें। न्यू कैंडिडेट को पता नहीं कैसे पास प्रो ज्वाइन करना रहता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डेमो वीडियो लिंक पड़ा हुआ, उसको देख लेना। सवाल नंबर 1, भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और कब समाप्त होता है? ये सवाल इजी था। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। इसे आप बोलते हो वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर एफवाई। दोस्तों एक होता है असेसमेंट ईयर एवाई। तो एवाई है ये आगे रहता है फाइनेंशियल ईयर से, यानी 1 साल आगे। जैसे कि वित्तीय वर्ष और आकलन वर्ष दोनों ही 1 साल के 1 अप्रैल से शुरू होते हैं, 31 मार्च को खत्म होते हैं। वित्तीय वर्ष और आकलन वर्ष हो गए। लेकिन यहाँ पर जो असेसमेंट ईयर है ना, ये वह अवधि है जब पिछले साल की कमाई का आकलन किया जाता है। मान लेते हैं आपकी इनकम है 2023-24 की, तो उसका आकलन नेक्स्ट होगा एवाई 2024-25 में। तो ये एक सेशन आगे रहता है आपकी असेसमेंट ईयर। नेक्स्ट यहाँ पर आपका सवाल नंबर 2, नीचे भारत की पंचवर्षीय योजनाएं उनकी अवधि के साथ दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सी सही से सुमेलित है? यहाँ पर पंचवर्षीय योजना कौन सी सही सुमेलित है? तो यहाँ पर सभी पंचवर्षीय योजना का मैं आपको सही क्रम बता देता हूँ, कौन से साल में आई है, क्या उसका उद्देश्य है, उस समय पीएम कौन थे, ये सवाल विशेषकर आते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना आई है 1951 में और 1956 तक रही थी। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, दूसरी में भी नेहरू जी थे, तीसरी में भी जवाहरलाल नेहरू जी। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आर्थिक विकास था, दूसरी में उद्देश्य था औद्योगिकरण था। ठीक है, तो दूसरी आई है 1956 से 61, तीसरी आई है 61 से 66 और फिर यहाँ पर 3 योजना कंटिन्यू चली। उसके बाद योजना अवकाश आया 1966 से 1969 तक। तीसरी योजना का उद्देश्य कृषि विकास और वृद्धि था। चौथी योजना 1969 से 1974, उस समय पीएम इंदिरा गांधी थी और उसका उद्देश्य विकास, स्थिरता और आत्मनिर्भरता। विकास, स्थिरता और आत्मनिर्भरता चौथी। पांचवी आई, 5 वर्ष नहीं रही, 1974 से 78 तक, यानी 4 वर्ष ही रही। इंदिरा गांधी उस समय भी पीएम। रोजगार और गरीबी उन्मूलन, आगे एक सवाल आएगा, गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है? तो वहां पर मिलान करना होगा और 5वीं योजना रहेगा, उसका आंसर देख लेना। अब 5वीं योजना के बाद कंटिन्यू नहीं रही, रोलिंग प्लान आ गया 1978 से 80 के दरमियान। नेक्स्ट यहाँ पर छठी योजना आती है 80 से 85, इंदिरा गांधी पीएम है, आर्थिक मुक्ति यहाँ पर इसका उद्देश्य था। 7वीं योजना आई 1985 से 1990 है, राजीव गांधी उस समय पीएम थे। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी के उपयोग से औद्योगिक उत्पादकता का स्तर बढ़ाना 7वीं का उद्देश्य। 8वीं योजना
1992 से 97 तक पीवी नरसिंह राव थे उस समय पीएम। उद्योगों का आधुनिकरण करना इसका उद्देश्य था। 9वीं योजना अटल बिहारी वाजपेयी के समय आई। गरीबी उन्मूलन 5वीं का भी उद्देश्य और 9वीं का भी उद्देश्य, ये ध्यान दीजिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी 1997 से 2002 तक। 10वीं योजना अटल बिहारी वाजपेयी मनमोहन सिंह के वक्त आई। समावेशी और समान विकास 10वीं का है। फिर 11वीं 2007 से 12 और 12वीं 12 से 17, उस समय पीएम मनमोहन सिंह। 11वीं का उद्देश्य तेजी से अधिक समावेशी विकास और 12वीं का तेज अधिक समावेशी के साथ में सतत विकास इसका लक्ष्य था। नेक्स्ट वाला देखते हैं। किसी देश का व्यापार संतुलन क्या होता है? व्यापार संतुलन यानी आयात और निर्यात के बीच में अंतर। व्यापार संतुलन दो टाइप से, सकारात्मक व्यापार संतुलन जिसे आप व्यापार अधिशेष बोलते हो, और नकारात्मक व्यापार संतुलन जो व्यापार घाटा होता है। तो व्यापार संतुलन में या तो अधिशेष रहेगा पॉजिटिव या फिर घाटा होगा। घाटा कब होगा और अधिशेष कब रहेगा? जब कोई देश अपने आयात की तुलना में ज़्यादा वस्तुओं का निर्यात करता है। निर्यात ज़्यादा करेंगे उस केस में क्या है? सकारात्मक है, पॉजिटिव न्यूज़ है। आप अपने देश से वस्तुओं को बाहर भेज रहे हो, विदेशी करेंसी अपने देश में आ रही, तो ये व्यापार अधिशेष है जिसे आप सकारात्मक व्यापार संतुलन कहेंगे। और व्यापार घाटा कब होगा? जब निर्यात कम और आयात ज़्यादा होगा, उस केस में व्यापार घाटा होगा। तो आयात निर्यात के बीच अंतर है, व्यापार संतुलन होता है। ठीक है, विकल्प 4 करेक्ट है। मोहम्मद यूनिस ने 1983 में निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना की थी? ये भी रिपीटेड सवाल है, बार बार एग्जाम्स में आता है। जो अपने बैंक है यहाँ पर ग्रामीण बैंक है। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है, ये सवाल आ जाता है। तो मोहम्मद यूनुस है। 1983 इनका सन याद रखना। प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस ने 1983 में बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना कहाँ पर की गई है? बांग्लादेश में की गई है। और इसका उद्देश्य गरीब लोगों को उनके लिए उपयुक्त शर्तों पर ऋण प्रदान करके उन्हें कुछ ठोस वित्तीय सिद्धांत सिखाकर गरीबी से बचने में मदद करना था। तो ये 1983 से ध्यान में रखना। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर स्टेटमेंट देखेंगे, सभी पंचवर्षीय योजना में विकास की दर समान है। क्या विकास की दर समान है? ये तो गलत है, अलग अलग लक्षित की गई थी और प्राप्त अलग हुई है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई, ये सही है, सभी को पता 1951 से 56 है पहली पंचवर्षीय योजना, करेक्ट है। राष्ट्रपति योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष आपको पता है प्रधानमंत्री होते हैं, तो राष्ट्रपति गलत बात है। योजना आयोग का गठन 1951 में न होकर 1950 में हुआ है, तो ये भी एक गलत स्टेटमेंट है। और राष्ट्रपति नहीं, आपको बता दिया प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग की स्थापना की बात करें 15 मार्च 1950 को इसका गठन हुआ है। प्रथम जो डिप्टी चेयरमैन कौन थे योजना आयोग के? गुलजारी लाल नंदा थे। अंतिम डिप्टी चेयरमैन, क्योंकि योजना आयोग के बाद अभी नीति आयोग आ गया है 1 जनवरी 2015 से, और मोन्टेंग सिंह आहूजा थे अंतिम डिप्टी चेयरमैन योजना आयोग के। नीति आयोग की बात करें तो वर्तमान में नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरपर्सन है सुमन बेरी, और सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। नीति यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला भारत में स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की संरचना कैसी है? तो स्वास्थ्य अवसंरचना भारत में हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे 3 लेयर यहाँ पर देखने को मिलती है। 3 लेयर कौन सी? तो यहाँ हो जाएगा आपके त्रिस्तरीय प्रणाली, विकल्प 3। प्राइमरी लेवल की आप बात करेंगे तो सब सेंटर्स या प्राइमरी हेल्थ सेंटर आ जाते हैं, PHC आपके आ जाएंगे, ग्राम पंचायत वगैरह में देखने को मिलता है आपका PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर। उसके बाद सेकेंडरी लेवल पर आप जाएंगे तो CHC, बड़ा कोई गांव है, सिटी है या फिर कोई तहसील है, तो उस स्तर पर आपको देखने को मिलेगा सेकेंडरी लेवल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। और टर्सरी लेवल जो सबसे ऊपर रहता है उसमें मेडिकल कॉलेज या फिर डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल है। जो मेडिकल कॉलेज हो गया, जिला स्तर का हॉस्पिटल है, वो तृतीयक क्षेत्र में आ जाएंगी। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नीति संकल्प 1956 से संबंध नहीं है? अब आपको बता दूं, पहली जो औद्योगिक नीति संकल्प था ना वो 1948 का था। अब 1956 का आपको पूछा है कौन सा यहाँ पर औद्योगिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन से, IPR 1956 से संबंधित नहीं है। तो इनमें से आप देखेंगे इसने तीसरी पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया था। जो 1956 में औद्योगिक नीति संकल्प था ना, इसने दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया था, न कि तीसरी को बनाया, ये ध्यान देना। बाकी निजी क्षेत्रों के लिए लाइसेंस प्रणाली की शुरुआत 1956 में की गई। लाइसेंस प्रणाली 1956 में। इसने उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा था। औद्योगिक नीति संकल्प में उद्योगों के 3 श्रेणी थी, उसमें आप देखेंगे यहाँ पर अनुसूची A, B और C। और
इन उद्योगों की श्रेणियों में और देखेंगे, अनुसूची ए में 17 उद्योग थे। ठीक है, अनुसूची ए में पूछ लेना, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में टोटल उद्योग कितने थे? 17 थे, जिनकी जिम्मेदारी राज्य की थी। इनमें 4 उद्योग हथियार, गोला बारूद, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, हवाई परिवहन, ये 4 उद्योग केंद्र सरकार के एकाधिकार में थे, बाकी राज्यों के अधिकार में। अनुसूची बी में 12 उद्योग थे। इस 12 उद्योग में राज्य के हाथ में जिम्मेदारी न होकर सार्वजनिक और निजी दोनों के हाथ में जिम्मेदारी थी। इसमें उद्योग में राज्य के स्वामित्व वाले भी थे और निजी भी। अनुसूची सी में इनमें वे सभी उद्योग शामिल थे जो पहली दोनों ही अनुसूचियों में नहीं थे। तो ये 3 टाइप की उद्योगों की कैटेगरी में इन्हें बांटा था। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 की अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भारत के औद्योगिक विकास से जुड़ा पहला बड़ा दस्तावेज था, 1956 में भारतीय संसद ने अपनाया। इसे भारत का आर्थिक संविधान या राज्य पूंजीवाद की बाइबिल कहा जाता है। ध्यान देना, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 को राज्य पूंजीवाद की बाइबिल कहते हैं। ये संकल्प विकास के महालनोबिस मॉडल से प्रेरित था, जो सेकेंड पंचवर्षीय योजना का मॉडल है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अपने धन निष्कासन तर्क में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से खाली कर रहा है? तो ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ जो स्टेटमेंट है, ये किसने दिया है? तो धन निष्कासन तर्क दादा भाई नौरोजी की पुस्तक में देखने को मिलता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट, जिसमें कहा गया है कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से खाली कर देगा, बिल्कुल नष्ट कर देगा, खोखला कर देगा। एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा की तुलना में एकाधिकार में मांग वक्र कैसा होता है? तो एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा की तुलना में एकाधिकार में मांग वक्र, तो करेक्ट आंसर होगा एकाधिकार में मांग वक्र होगा ना, वो कम लोचदार होगा, यानी इतना ज़्यादा करो नहीं होगा। कम लोचदार का मतलब ये हुआ कि बाजार में वस्तुओं की रेट है ना, वो कम ज़्यादा हो रही है। रेट कम ज़्यादा होने से उसकी डिमांड में क्या फ़र्क पड़ रहा है? लोग मांग कर रहे हैं, उस पर क्या कोई फ़र्क पड़ रहा है? वस्तुओं की प्राइस कम हो रही है तो मांग बढ़ रही है, या फिर प्राइस ज़्यादा हो रही तो मांग क्या कम हो रही है? तो ऐसा नहीं हो रहा। कारण क्या है? कारण है एकाधिकार है। एकाधिकार का मतलब वहाँ पर प्रतिस्पर्धा नहीं है। कहने का मतलब एक ही विक्रेता है। अब एक विक्रेता है, दुकानदार एक ही है, पूरे मार्केट में बेचने वाला एक ही है, तो वो वस्तुओं की रेट अपनी मनचाही लगाएगा ना। वस्तुओं की रेट जितनी चाहे वो बढ़ा देगा, लेकिन जो खरीदने वाला है वस्तुओं की, जिनको आवश्यकता है, वो तो खरीदेगा ही खरीदेगा। तो वस्तु की कीमत ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन डिमांड है उस पर फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि एकाधिकार है मार्केट में और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप कहाँ पर जाओगे वस्तुओं को खरीदने के लिए? उसी दुकानदार के पास जाना पड़ेगा। सो यहाँ पर डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप गुड्स की रेट कम ज़्यादा करेंगे तो कम लोचदार हो जाएगा, लोचदार नहीं होगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। ये इलास्टिसिटी आपको बता दी क्या होती है, एकाधिकार क्या होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, यदि किसी वस्तु की मांग में गिरावट होती है तो संतुलन मूल्य में होने की अपेक्षा की जाती है। अब वस्तु की मांग में क्या हो गई? गिरावट हो गई, तो संतुलन मूल्य में भी क्या है? गिरावट होने की अपेक्षा की जाती है। पहली बात करें संतुलन मूल्य है क्या? संतुलन मूल्य की बात करेंगे तो जब एक वस्तु की कीमत संतुलन मूल्य पर होती है तब मांग और आपूर्ति बराबर होती है। जितनी डिमांड है, जितनी लोग मांग करते हैं, उतनी उनको सप्लाई मिल रही है। वस्तुएं मार्केट में पड़ी है, जितनी डिमांड के अकॉर्डिंग वस्तुएं माल पड़ा हुआ है। तो बाजार में कोई अधिशेष नहीं है या कमी नहीं है, न शॉर्टेज है न ज़्यादा है माल कि जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा यदि वस्तु आएगी तो रेट गिरेगी, लेकिन बराबर है जब संतुलन मूल्य होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस होगी उस केस में। यदि किसी वस्तु की मांग में गिरावट होती है, अब मांग में क्या हो गई? गिरावट हो गई, डिमांड लोग कम कर रहे हैं वस्तु की, उस केस में सप्लाई बढ़ जाएगी है। डिमांड यदि गिर जाती हैं तो यहाँ पर लोग कम डिमांड कर रहे हैं वस्तुओं की और मार्केट में वस्तुएं ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो वहाँ पर क्या प्राइस संतुलन मूल्य रहेगी? नहीं, संतुलन मूल्य वहाँ से गिर जाएगा, संतुलन मूल्य नहीं रहेगा, क्योंकि मांग में गिरावट हुई है तो सप्लाई बढ़ने ही वाली है। मांग में कमी, विक्रेताओं के पास अधिक वस्तुएं बचती हैं, अब विक्रेताओं के पास ज़्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है, स्टॉक बढ़ने का कारण बन जाएगी। अधिक आपूर्ति और कम मांग के चलते विक्रेताओं को अपनी वस्तुएं बेचने के लिए कीमतें घटानी पड़ेगी। अब यहाँ पर विक्रेताओं के पास बहुत ज़्यादा वस्तुएं हो गई, डिमांड नहीं है, तो उनको वस्तुओं की प्राइस है वो घटानी पड़ेगी। वस्तुओं की प्राइस घटा रहे हैं, वहाँ पर संतुलन मूल्य क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी यहाँ पर कंपनी है?
निजी क्षेत्र की कौन सी है, संयुक्त क्षेत्र की कौन सी है। आपको बता दूं ऑयल इंडिया लिमिटेड है, काफ़ी बार एग्जाम्स में आता है, ये संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है, यानी तीसरे का सुमिलन सी से है। तो ऐसे दो विकल्प है, तीसरे का सी से, 2 और 3। तो यहाँ पर सभी को पता है कि जो टाटा आयरन है, तो ये टाटा तो बिल्कुल निजी क्षेत्र की है। अब सार्वजनिक क्षेत्र की हो जाएगी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, यानी भेल है वो सार्वजनिक के। तो 1B2A3C, तो 1B2A3C विकल्प 3 करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आप देख लेते हैं कौन सी यहाँ पर संयुक्त क्षेत्र के उद्योग है। संयुक्त क्षेत्र में सरकार और निजी दोनों का स्वामित्व रहता है। तो ऐसे कौन से उद्योग है जहाँ पर सरकार और निजी दोनों का अधिकार रहता है। तो मारुति उद्योग लिमिटेड दोनों की है, ऑयल इंडिया लिमिटेड दोनों की है, संयुक्त क्षेत्र है। कोचीन रिफाइनरीज संयुक्त है, एलाइड केमिकल्स लिमिटेड संयुक्त है, तमिलनाडु फ्लोरिन संयुक्त है। बाकी यहाँ पर कुछ महारत्न कंपनीज आप देखेंगे तो टोटल वर्तमान में 13 महारत्न कंपनीज हैं, जिसमें मैक्सिमम है वो आपके सार्वजनिक क्षेत्र की है, पब्लिक सेक्टर की है। तो उसमें भेल हैं, बीपीसीएल है, सीआईएल है, गेल है, एचपीसीएल है, आईयूसीएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी। उसके बाद यहाँ पर पावर ग्रिड है, सेल है और ऑयल इंडिया लिमिटेड है, पीएफसी है, आरईसी। तो ये सभी 13 हैं महारत्न कंपनीज। अगला सवाल पूछा, किसी देश के आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है। तो किसी देश के आधुनिकीकरण के लिए और समग्र समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है। तो स्थायी रोजगार। स्थायी रोजगार से क्या होगा, आर्थिक स्थिरता होगी। ठीक है, यानी स्थायी रोजगार लोगों को नियमित और स्थिर आय प्रदान करता है, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता और आर्थिक सुरक्षा में सुधार आएगा। आर्थिक सुरक्षा है क्योंकि उनका रोजगार मिल गया है, स्थायी रोजगार मिल गया है। नियमित रोजगार लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता और बेहतर जीवन यापन करने का अवसर प्रदान करता है, जो समग्र समृद्धि में योगदान देता है। यहाँ पर बोल रहे हैं समग्र समृद्धि कब होगी, जब लोगों के पास पैसा आएगा, बेहतर रूप से वो जीवन यापन कर पाएंगे, तभी वो समग्र समृद्धि में योगदान रहेगा। तो यहाँ पर स्थायी रोजगार मिल जाएगा तो सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो विकल्प के सब पहलुओं का संयुक्त प्रभाव एक देश की समृद्धि और आधुनिकीकरण में योगदान कर सकता है, लेकिन स्थायी रोजगार का सीधा प्रभाव, बाकी सभी विकल्प आप देख रहे हो, स्थिर निर्यात हो रहा है, अच्छी बात है। बेरोजगारी, स्थायी बेरोजगारी थोड़ी होनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, स्थिर आयात भी नहीं होना चाहिए। अब निर्यात और स्थायी जो स्थायी रोजगार है, इसमें स्थायी रोजगार है वो जीवन गुणवत्ता और आर्थिक समृद्धि पर अधिक बल देता है। आधुनिक सूक्ष्म वित्त के जनक कौन है। मॉडर्न माइक्रो फाइनेंस के फाउंडर, जनक, फादर। तो आधुनिक सूक्ष्म वित्त के जनक है मोहम्मद यूनुस, जिन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना 1983 में बांग्लादेश में की है। और इस हेतु यहाँ पर 2006 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया है मोहम्मद यूनुस को, ग्रामीण बैंक की स्थापना के लिए। तो ये आधुनिक सूक्ष्म वित्त के जनक कहलाते हैं। पीसी महालनोबिस को भारत के विकास पथ में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने, पीसी महालनोबिस ने क्या किया था, तो यहाँ पर भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थानों की स्थापना की थी, ऐसा तो नहीं है। दूसरी पंचवर्षीय योजना किसने तैयार की थी, पीसी महालनोबिस ने की थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन के पहले मंत्री नहीं थे, दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस। तो करेक्ट ऑप्शन केवल बी सत्य है। ठीक है, अब बाकी ऑप्शन की ओर बात करेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन के पहले मंत्री कौन थे। जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन के पहले मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे थे 1999 से 2001 के दरमियान। पीसी महालनोबिस हैं, ये भारत के विकास पथ में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में याद किए जाते हैं। उन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो तैयार की थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना है हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है, जिसके अर्थशास्त्री किएन राज हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। आठवीं पंचवर्षीय योजना है मानव मॉडल के विकास को प्राथमिकता देती है। और आगे एक फैक्ट भी आएगा आठवीं पंचवर्षीय योजना के मिलान करने से, जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति आई थी 1991-92 में, वो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही आई थी। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम एफआरबीए में, एक तो याद रख लेना है कि जो एफआरबीए में एक्ट कब है, 2003 का एक्ट है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन एक्ट 2003 का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों राजकोषीय घाटे को कम करना। राजकोषीय घाटा कब होता है, जब सरकार को जो प्राप्ति होती है ना वो व्यय से कम होती है, यानी व्यय ज़्यादा, खर्चा ज़्यादा कर रही है सरकार और प्राप्ति कम हो रही है, उस केस में उनको घाटा होगा, राजकोषीय घाटा।
अब यहाँ पर आपको दे रखा है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम ये राजकोषीय घाटे को क्या करता है, कम करता है। राजकोषीय घाटा यानी कुल खर्च माइनस कुल आय है, और ज़्यादा घाटा हो जाता है सरकार को उधारी है वो ज़्यादा करनी पड़ती है। राजकोषीय घाटा आर्थिक स्वास्थ्य और बजट प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये सरकार की वित्तीय स्थिरता और दीर्घकालिक विकास पर प्रभाव डाल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल नंबर 16 देखते हैं। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 का पूछा, यहाँ पर 1948 का पूछ लिया कि औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने मुख्य रूप से बड़े पैमाने के उद्योगों को कितने खंडों में वर्गीकृत किया। 1956 वाली में आपने 3 अनुसूची देखी, पहली अनुसूची में 17 उद्योग थे, तो 3 टाइप से वर्गीकृत किया गया था, लेकिन 1948 में उद्योगों को टोटल 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 48 में 4 श्रेणी कौन सी उद्योगों की वो देख लेते हैं। 4 श्रेणी में पहली श्रेणी आती है आपके सामरिक उद्योग। सामरिक यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जहां पर केंद्र सरकार का विशेष अधिकार है, उसमें आपके हथियार और गोला बारूद हैं। ये सार्वजनिक या सामरिक उद्योग हैं जहां पर सरकारें इन पर काम कर सकती है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन, रेलवे का प्रबंधन, ये सामरिक हो गया। अब दूसरा यहाँ पर उद्योगों का औद्योगिक नीति संकल्प बताया वो है सार्वजनिक निजी क्षेत्र। सार्वजनिक तो है ही है, साथ साथ निजी क्षेत्र भी यहाँ पर इन्वॉल्व है, जिससे आप बुनियादी या मुख्य उद्योग की कैटेगरी में रखेंगे। इसमें केवल राज्य ही नए उपक्रम शुरू कर सकती है। कोयला, लोहा, इस्पात, विमान निर्माण, जहाज निर्माण, टेलीग्राफ, टेलीफोन, ये सभी राज्य के अधिकार में तो है, लेकिन उसमें कुछ सह निजी क्षेत्र भी यहाँ पर रह सकता है, कुछ परसेंटेज, कुछ हिस्सेदारी, पार्टनरशिप। महत्वपूर्ण उद्योग है तीसरा, जिसमें नियंत्रित निजी क्षेत्र, इसमें मशीन टूल्स, रसायन, उर्वरक, अहलो धातु, रबर निर्माता, सीमेंट, कागज, अखबारी कागज, ऑटोमोबाइल, ये जो बुनियादी महत्व के उद्योग इसमें शामिल है, जिसके लिए केंद्र सरकार योजना बनाएगी और नियमन करना जरूरी समझेगी। अब चौथी कैटेगरी है निजी और सहकारी क्षेत्र में अन्य उद्योग हैं। वे उद्योग शामिल है जो निजी क्षेत्र, व्यक्तिगत और सहकारी क्षेत्र के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। अब जो औद्योगिक नीति संकल्प इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 में लघु एवं कुटीर उद्योगों को महत्व दिया गया था। आईपीआर 1948 के तहत सरकार ने विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस संकल्प में भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित किया गया आईपीआर 1948 के तहत। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। गरीबी को हटाने का कौन सा कार्यक्रम नहीं है, तो इसमें आप देखेंगे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। बाकी विकल्प जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है, ये 2 अक्टूबर 1993 से प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इस योजना के तहत बेरोजगार युवक युवतियों को बैंक से लोन उपलब्ध कराकर स्वनियोजन का अवसर उपलब्ध कराया गया था। विकल्प है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ये 1 दिसंबर 1997 को लागू हुई थी। ध्यान रखना 1 दिसंबर 1997 को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है भारत सरकार का, 1978 में शुरू किया गया और 1980 में लागू किया गया। केंद्र और राज्य की यहाँ पर 50-50 हिस्सेदारी। तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978 याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक का पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका स्वामित्व भारत सरकार के पास आ गया। राष्ट्रीयकरण करने का मतलब है वो जो एंटाइटी है, वो जो फर्म है या इंस्टीट्यूट है, वो पहले निजी क्षेत्र में थी, अभी उस पर सारा कंट्रोल सरकार के पास आ गया, भारत सरकार के पास आ गया। निम्नलिखित में से ये जो भारत सरकार के पास स्वामित्व आया है रिजर्व बैंक का, ये कब आया है? 1 जनवरी 1949 को आया है। ठीक है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। और आरबीआई की स्थापना वैसे 1 अप्रैल 1935 को होती है। आरबीआई एक्ट 1934 का, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। अब हेडक्वार्टर वर्तमान में मुंबई में है, लेकिन उससे पहले कहाँ पर था? मुख्य आरबीआई का मूल हेडक्वार्टर था कोलकाता में। 1937 में से शहीद भगत सिंह मार्ग मुंबई में स्थानांतरित किया गया। वित्त मंत्रालय के अधीन आती है और आरबीआई को बैंकर्स बैंक, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट भी कहा जाता है। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर 25वें गवर्नर हैं जो शक्तिकांत दास हैं। अब देखते हैं अगला फैक्ट। भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? भारत निर्माण कार्यक्रम भारत सरकार ने शुरू किया था सन 2005 में किया था। भारत निर्माण 16 दिसंबर 2005 को भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। भारत निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करना। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर जीवन यापन कर सके लोग। भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 में शुरुआत हुई।
एनएनपी की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सूत्र है? एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट है। एक दोस्तों होता है जीएनपी। अब जीएनपी में से मूल्यह्रास आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देना, मूल्यह्रास यानी जो टूट फूट हो जाती हैं, आउटडेटेड हो जाती है वस्तुएं टूट फूट के कारण, तो जीएनपी में से मूल्यह्रास माइनस करेंगे तो आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका पूछा है नेट नेशनल प्रोडक्ट की गणना जीएनपी माइनस मूल्यह्रास से हो जाएगी। अब जो एनएनपी होता है ये होता है क्या? जैसे कि जीएनपी की बात कर लेते हैं। जीएनपी का मतलब है देश के निवासी एक निश्चित अवधि, एक वर्ष मान लिया, एक वर्ष के भीतर कितने वस्तुओं का उत्पादन करते हैं देश के निवासी, चाहे देश में काम कर रहे हो या विदेश में काम कर रहे हो, लेकिन हो भारत की। तो भारत के निवासी हैं, एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में कितनी वस्तुओं का, माल का, सर्विस का उत्पादन करता है, वो जीएनपी होगा। उस जीएनपी में से मूल्यह्रास माइनस कर देंगे तो एनएनपी आपको मिल जाएगा। अब फैक्टर कॉस्ट पर एनएनपी को दोस्तों राष्ट्रीय आय भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। राष्ट्रीय आय का संबंध आगे आपको बताऊंगा। बाकी यहाँ पर एक जीडीपी का फॉर्मूला रहता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी रहता है सीजीआई, यानी कंजप्शन आप कितना कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हो, सरकारी खर्च कितना कर रहे हो, और निर्यात माइनस आयात यानी शुद्ध निर्यात वहाँ पर कितना हो रहा है, वो जीडीपी की फॉर्मूला है। जीडीपी क्या होती है? देश की सीमा के भीतर, देश की सीमा के भीतर है, एक वर्ष में जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन होता है वो जीडीपी, एक नॉमिनल जीडीपी होती है, एक रियल जीडीपी। अब जीडीपी और जीएनपी में अंतर ये है, जीडीपी में तो देश की राजनीतिक सीमा के भीतर चाहे विदेशी कंपनी उत्पादन कर रही हो, चाहे भारत की कर रही हो, लेकिन हो देश में रहा हो, ये चीज़ है। और जीएनपी में क्या होगा? जीएनपी में भारत के लोग भारत में काम कर रहे हो या विदेश में कर रहे हो, कितना प्रोडक्शन करते हैं, वो जीएनपी है। अब जीडीपी में से आप यदि मूल्यह्रास माइनस करेंगे तो वहाँ पर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। निम्न में से कौन सी विधि आय और उपभोग स्तरों के आधार पर गरीबी को मापती है? आय और उपभोग, इनकम कितनी हो रही है और उसको खर्च कितना कर रहे हो, उपभोग कितना कर रहे हो, उस आधार पर गरीबी को मापती है कौन सी विधि है? तो वो है दोस्तों गरीबी रेखा। गरीबी के अनुमान भारत नीति आयोग की टास्क फोर्स द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा सर्वे किए गए डाटा के आधार पर किया जाता है। ध्यान रखना, गरीबी का अनुमान कौन लगाता है? नीति आयोग का। यहाँ पर जो टास्क फोर्स है उसमें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा ये काम होता है, डाटा है वो कलेक्ट होता है। गरीबी के आकलन के लिए इससे पहले विभिन्न समितियां बनाई गई थी। कौन सी समिति थी और कब थी, ये ध्यान रखना। ये गरीबी के आकलन संबंधित सभी समितियां हैं। अलग समिति 1979, लकड़वाला समिति, तो लड़कवाला समिति 1993, तेंदुलकर समिति 2009 में, रंगराजन समिति 2012 में, और दादा भाई नौरोजी ने अपनी एक पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में गरीबी रेखा का सबसे पहला अनुमान लगाया था। ठीक है। और बाकी यहाँ पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन दो अर्थशास्त्री वीएम दांडेकर और एन रथ के मौलिक कार्यों में भी निहित है। अगला सवाल नंबर 22 देखते हैं। ठीक है। किसी लेखांकन वर्ष के दौरान निवल अप्रत्येक करों सहित एक देश के निवासियों द्वारा अर्जित कारक लागत का योगफल बाजार मूल्य पर क्या कहलाता है? कारक लागत है, ये टैक्स और सब्सिडी को हटा दें, केवल जो वस्तु की इनपुट लागत लगी है, इनपुट पर जो खर्च लगा है, लेबर हो गई, चाहे कच्चा मटेरियल है, ट्रांसपोर्ट है, जितना भी इनपुट पर लगा है, टैक्स वगैरह को हटा देना है। टैक्स होती तो वो बाजार लागत होती, लेकिन आपको कारक लागत पूछिए। फैक्टर कॉस्ट पर एक तरीके से एनएनपी है, जिसे आप राष्ट्रीय आय कहते हैं, तो राष्ट्रीय आय का यहाँ पर पूछ लिया है। तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, फैक्टर कॉस्ट पर वही राष्ट्रीय आय होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ब्रिटिश शासन से पहले निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता थी? ब्रिटिश राज भारत में था, उससे पहले की बात कर रहा है। उससे पहले भारत में थी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। अब ब्रिटिश राज आया, अभी वर्तमान में जो आश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है, स्वतंत्र रूप से अर्थव्यवस्था थी ब्रिटिश शासन से पहले, किसी का कंट्रोल नहीं था, स्वतंत्र रूप से चलती थी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? प्रथम पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर तो दूसरी थी, प्रथम तो नहीं थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर थी। दूसरा स्टेटमेंट, पहली पंचवर्षीय योजना ने कृषि विकास पर जोर दिया, जो सही है। भारत में पंचवर्षीय नियोजन मॉडल रूस से लिया गया, पंचवर्षीय योजना है ये रूस से ली गई, ये करेक्ट है। सोवियत यूनियन से लिया गया है कंसेप्ट पंचवर्षीय योजना का। तो विकल्प 2 में ओनली 2 और 3 ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर पर, दूसरी है महालनोबिस मॉडल पर। निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अंकित मूल्य पर छूट पर जारी किया जाता है?
वाणिज्यिक जो कमर्शियल बैंक हैं उनके द्वारा अंकित मूल्य फेस वैल्यू पर छूट पर जारी किया जाता है, वो दोस्तों वाणिज्यिक पत्र किया जाता है। कमर्शियल लेटर वाणिज्यिक पत्र हैं, आमतौर पर अंकित मूल्य से छूट पर बेचे जाते हैं, और छूट यानी डिस्काउंट पर। और वाणिज्यिक पत्र की कम परिपक्वता अवधि के कारण आमतौर पर बॉन्ड या कॉरपोरेट बॉन्ड की तुलना में ब्याज पुनर्भुगतान दर कम होती है। एक दोस्तों यहाँ पर जमा प्रमाण पत्र है, यानी आपका धन बैंक में जमा है तो उनका आपने एक सर्टिफिकेट ले लिया, थोड़ा उस पर ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, इसे आप सीडी बोलते हो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बोलते हो। नेक्स्ट आपका है लागत सिद्धांत में वक्र का सामान्य आकार एक आयताकार अतिपरवलय होता है। आयताकार अतिपरवलय आप समझते हो, ये इस टाइप से आयताकार अतिपरवलय लागत सिद्धांत में, कॉस्ट थ्योरी में जो वक्र का सामान्य आकार है आयताकार अतिपरवलय होता है। तो किस लागत पर होता है? तो लागत सिद्धांत में औसत निश्चित लागत एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पर वक्र का सामान्य आकार आयताकार अतिपरवलय होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, औसत निश्चित लागत पर औसत जो निश्चित लागत वो होती क्या है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती क्या है? तो औसत निश्चित लागत वह लागत होती है जो उत्पाद की हर इकाई पर निश्चित लागत को वितरित करती है। उत्पादन होता है वस्तुओं का, अब जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है उस केस में प्रति वस्तु की जो लागत है ना, प्रति इकाई की लागत है वो कम हो जाती है, जिससे वक्र है ये इस टाइप से बन जाता है। नेक्स्ट है, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास ही तो उद्देश्य है। बिल्कुल, एक नंबर आप डायरेक्टली ऑप्शन से देखकर कर सकते हो। अगला है कौन से घाटे को किसी राजकोषीय वर्ष के दौरान ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय के आधिक्य के रूप में परिभाषित किया जाता है? जितनी प्राप्ति नहीं हो रही उससे ज़्यादा खर्च हो रहा तो वो घाटा है दोस्तों राजकोषीय घाटा है। ठीक है, ध्यान रखना, राजकोषीय घाटा में उधार को छोड़कर कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां करेंगे तो राजकोषीय घाटा आ जाएगा। दोस्तों एक राजस्व घाटा होता है, एक राजकोषीय घाटा होता है। राजस्व घाटा में होती है इनकम, राजस्व राजस्व यदि इनकम कम है और खर्च ज़्यादा है उस केस में राजस्व घाटा हो जाएगा। और राजकोषीय घाटा में राजस्व इनकम तो होते ही है, साथ साथ पूंजीगत इनकम भी इंक्लूड है। तो राजकोषीय घाटा में राजस्व प्राप्ति वाला सारा काम इंक्लूड रहता है। राजकोषीय घाटा यानी राजकोषीय में कुल प्राप्ति में राजस्व प्राप्ति तो है ही है, साथ साथ पूंजीगत प्राप्ति भी रहती है। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में क्या अंतर है? राजस्व व्यय की बात करें, सरकार द्वारा नियमित रूप से किया जाने वाला खर्चा, जैसे कि कर्मचारियों को वेतन दे रहे हैं, ब्याज का भुगतान कर रहे हो, सब्सिडी दे रहे हो, पेंशन दे रहे हो, तो ये जो खर्चा है ना ये राजस्व व्यय है। पूंजीगत व्यय में जैसे आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर बिल्डिंग वगैरह भवन बना रहे हो तो वो पूंजीगत व्यय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से किन वर्षों को स्वतंत्र भारत में योजना अवकाश माना जाता है? योजना अवकाश इनमें से कौन से वर्ष में माना जाता है? तो ये 1966 से 69 के दौरान योजना अवकाश था। 1966 से 69 के दौरान आप देखेंगे जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना आई उससे पहले एक अवकाश आया। रोलिंग प्लान 1978 से 80 के मध्य था, ये चीज़ ध्यान रखनी है। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय क्या कहलाती है? स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय, कीमत स्थिर है, ठीक है, चेंज नहीं हो रही है कीमत। जैसे कि एक आधार वर्ष मान लिया कि जो भी अपन कीमत लेंगे प्रोडक्ट की, आपने कोई प्रोडक्ट का निर्माण किया है, मान लेते एक आपने शर्ट बनाया तो उस शर्ट में रॉ मटेरियल की जो पहले कीमत थी, एक आधार वर्ष मान लिया कि 2011 में उसकी क्या कीमत थी, उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर टोटल कितने का अपन ने कितने रुपए की वस्तुएं बनाई हैं, टोटल यहाँ पर रेवेन्यू कितना यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ है वो कैलकुलेट हो जाएगा। सही आधार वर्ष को ध्यान में रखते हो, क्योंकि एक आधार वर्ष में कीमतें स्थिर रहेगी, फिक्स रहेगी, नहीं तो प्रतिवर्ष कीमतें घटती हैं बढ़ती हैं। मान लेते हैं आपने कोई अभी 5 यूनिट बनाए हैं, 5 घड़ी का निर्माण किया है, तो अभी 5 घड़ी की रेट, एक घड़ी की रेट 500 रुपये, तो 2500 रुपये आपका टोटल यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ है 2500 रुपये का। लेकिन मैं मानता हूँ बनी यूनिट कितनी है, 5 ही बनी है। और अब 2000 पहले चल देते, 2015 में मान लेते हैं, 2015 में वो 5 यूनिट बनी, उस समय रॉ मटेरियल वगैरह की कॉस्ट कम थी, मान लेते एक घड़ी की कॉस्ट आई 300 रुपये, तो यहाँ से कितने रुपये, 1500 रुपये का प्रोडक्शन हुआ। तो आप कहेंगे यूनिट तो वही 5 ही बनी है, लेबर जो 5 यूनिट बनाने में खपत लगी है, खर्चा लगा है, लेबर पावर लगी है, वो सेम 5 यूनिट बन रही, प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर रुपए में ज़्यादा दिख रहा है। तो आपको एक आधार वर्ष मानना है जहाँ पर कीमतें फिक्स रहती हैं। तो स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय वहाँ पर इजीली आपको पता चल रहा है कि प्रोडक्शन एक्चुअली हो कितना रहा है। तो आधार वर्ष की कीमतों पर अनुमानित आय है
वो आपकी राष्ट्रीय आय का अर्थ हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध सही है? सही स्टेटमेंट कौन सा है? यहाँ पर आप देखेंगे सही संबंध है तो आपको दिखेगा राष्ट्रीय आय, उसमें कारक लागत पर एनडीपी, कारक लागत पर एनडीपी, फैक्टर कॉस्ट पर एनडीपी प्लस विदेशों से निवल कारक आय, ये राष्ट्रीय आय को बताएगी। बाकी स्टेटमेंट सभी गलत है। जैसे बाजार मूल्य पर जीडीपी, अब जीडीपी में एक देश की राजनीतिक सीमा के भीतर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो जीडीपी है। कीमत प्लस अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा, अब जीडीपी में वस्तुओं की मात्रा नहीं देखी जा रही है, यानी कितनी वस्तुएं बनी वो नहीं देखी जाएगी, वस्तुओं की प्राइस देखा जाएगा, टोटल कितना यहाँ वस्तु और सेवाओं का मूल्य है उसका जोड़ होगा, मात्रा की नहीं होगी, ध्यान रखना, इसलिए गलत है। एक आपका ऑप्शन दे रखा था घरेलू आय बराबर बाजार मूल्य पर एनडीपी प्लस निवेश अप्रत्यक्ष कर है, तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर है ना, जो जो घरेलू आय निकालनी है ना उसे तो आपको क्या करना पड़ेगा, कारक लागत पर जीडीपी में विदेशी कारक आय जोड़नी पड़ेगी। बाजार मूल्य पर एनडीपी, बाजार मूल्य पर जीडीपी माइनस मूल्यह्रास करना है भाई, प्लस मूल्यह्रास क्यों कर रही हो? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? यहाँ पर विकल्प गलत आपको पूछा है तो स्टेटमेंट पहला देखेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना के काल में भारत के आर्थिक विकास पर सलाह देने के लिए भारत तथा विदेश से जाने माने अर्थशास्त्रियों को आमंत्रित किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना बन रही थी ना, उस समय आर्थिक विकास पर सलाह लेने के लिए विदेशों से जाने माने अर्थशास्त्री आए थे, आमंत्रित किया गया था? नहीं किया गया था। भारत की योजना आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। योजना आयोग 1950 में स्थापित हुआ। भारत ने पंचवर्षीय योजना का विचार रूस से लिया। ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व वाला और सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा संचालित उपक्रम है? तो आपने देखा इससे पहले ऑयल इंडिया लिमिटेड तो संयुक्त क्रम यानी सार्वजनिक प्लस निजी दोनों के स्वामित्व में, तो ये तो होगा नहीं। और टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड ये तो निजी क्षेत्र के, तो भेल रही है जो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। और भेल की स्थापना कब की गई? तो भेल की स्थापना 1956 में की गई है। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सी एकाधिकार की विशेषता नहीं है? एकाधिकार यानी यहाँ पर बेचने वाला विक्रेता एक ही होगा, ठीक है, क्रेता एक नहीं होगा। खरीदने वाले तो बहुत हो गए लेकिन विक्रेता एक होगा। एकाधिकार यानी एक ही बेचने वाला, तो ये तो गलत है। पूछा न एकाधिकार की विशेषता नहीं है, तो ये वाली विशेषता नहीं है, गलत स्टेटमेंट है। बाकी एक विक्रेता होगा, खरीदने वाले बहुत हो सकते हैं, विक्रेता एक होगा, यानी कोई नज़दीकी विकल्प उपलब्ध नहीं होगा उस केस में। विक्रेता का कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होगा। जब एक ही दुकानदार हो तो मनमर्जी से कीमत लगाएगा, कौन उनको रोकता है? निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित की जाती है? तो मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा कौन सी विनिमय दर है वो निर्धारित की जाती है? तो इसमें अस्थायी विनिमय दर, स्थायी नहीं है, अस्थायी है, डिमांड सप्लाई है, उस पर डिपेंड कर रही है। डिमांड बढ़ी तो रेट है वो बढ़ जाएगी, और सप्लाई बढ़ी तो रेट कम हो जाएगी। तो अस्थायी विनिमय दर हो जाएगी, स्थायी नहीं है, ठीक है। अस्थायी विनिमय दर, इसे फ्लोटिंग विनिमय दर भी कहते हैं। इसमें किसी देश की मुद्रा का मूल्य मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों के आधार पर स्वतंत्र रूप से निर्धारित किया जाता है, यानी कोई भी केंद्रीय बैंक यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं करती है। डायरेक्टली यहाँ पर बाजार शक्तियों के आधार पर जो मांग है, मूल्य मांग और आपूर्ति के आधार पर विनिमय दरें फ्लोट करती है। और बाकी ऑप्शन आप देखेंगे, निश्चित विनिमय दर, दृढ़ नियंत्रित विनिमय दर, इस पर कंट्रोल रहता है केंद्रीय बैंकों का। और मृदु नियंत्रित विनिमय दर है, इस पर इतना कंट्रोल नहीं रहता है केंद्रीय बैंक का। नेक्स्ट अपना है, भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में 1935 में किस वर्तमान शहर में स्थापित किया गया था? शुरुआत में आरबीआई का हेडक्वार्टर मैंने कहा कोलकाता में था। करेंसी बिल्डिंग नाम था उसका, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बीबीडी बाग में। ये 19वीं सदी की प्रारंभिक इमारत है। 1833 में आगरा बैंक की कलकत्ता शाखा के लिए बनाई गई थी। 1935 से 37 तक भारतीय रिजर्व बैंक इस इमारत करेंसी बिल्डिंग में इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था, फिर मुंबई में ट्रांसफर हो गया। नेक्स्ट अपना 2015 के दौरान क्षेत्र में भारत सरकार ने लगभग 49% एफडीआई की अनुमति दी है। कहाँ पर दी है? 2015 के दौरान रक्षा क्षेत्र में भारत सरकार ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है रक्षा क्षेत्र में 49%। भारत में वैधानिक तरलता अनुपात कौन निर्धारित करता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कौन फिक्स करता है भारत में? तो एसएलआर हो गया, केस रिजर्व रेशियो हो गया, रेपो रेट हो गया, जो भी मौद्रिक नीति है ना, मॉनेटरी पॉलिसी है, वो अपनी केंद्रीय आरबीआई रिजर्व बैंक है वो तय करती, भारतीय रिजर्व बैंक हो गया। अब आपको बता देता हूँ एसएलआर और सीआरआर क्या होता है। वैधानिक तरलता अनुपात जो वर्तमान में 18% है, तो एसएलआर ये अनुपात क्या बताता है कि बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत नकद,
सरकारी बॉन्ड्स या अन्य तरल संपत्तियों के रूप में रखना पड़ता है। आपने 1 लाख रुपए जमा किए हैं तो बैंक वो सीधा ही दूसरे अन्य कस्टमर को डायरेक्टली लोन नहीं दे देगी 1 लाख। उनमें से 1 लाख में से 18% यानी 18,000 की जो एसेट के रूप में वो रखेगी, चाहे वो नकद फॉर्म में रखे, सरकारी बॉन्ड्स खरीद ले या फिर अन्य कोई तरल संपत्ति ले ले, लिक्विड एसेट ले ले, उस फॉर्मेट में रखेगी। डायरेक्टली पूरे के पूरे वो यूज नहीं कर सकती। इसी टाइप से केस रिजर्व रेशियो होता है। आपने 1 लाख रुपए बैंक में जमा किए, अभी केस रिजर्व रेशियो मान लेते हैं 4.5% है, यानी 1 लाख का 4.5% यानी 4500 रुपये हैं, आपकी बैंक आरबीआई के पास डायरेक्टली जमा कर देगी। तो ये आरबीआई के पास जमा रहता है ताकि आपके रुपए की कुछ तो सिक्योरिटी रहे। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख उद्योग नहीं है। अब प्रमुख 8 उद्योग कौन से हैं जो औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के अनुसार 8 प्रमुख उद्योग को अपने भार के घटते क्रम में बताया गया है। सबसे ज़्यादा रिफाइनरी उत्पाद पहला उद्योग, उसके बाद बिजली, तीसरा इस्पात जो स्टील का है, चौथा कोयला, पांचवा क्रूड ऑयल, उसके बाद छठा प्राकृतिक गैस, सातवां सीमेंट, आठवां उर्वरक। ये प्रमुख क्षेत्र के उद्योग हैं, इनमें से जूट नहीं है प्रमुख क्षेत्र का। ठीक है। अब 40वां है बाजार संतुलन के मामले में क्या होता है। बाजार संतुलन है मार्केट इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब डिमांड और सप्लाई इक्वल है, बाजार की मांग और बाजार की आपूर्ति इक्वल सी हो रही है, और यानी बाजार में कोई अतिरिक्त आपूर्ति नहीं है, एक्स्ट्रा आपूर्ति एक्स्ट्रा सप्लाई नहीं है, बराबर है। तो दोनों ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका पूछा है एमआरटीपी एक्ट के संबंध में कौन से स्टेटमेंट सत्य हैं। एमआरटीपी का मतलब हो गया यहाँ पर एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार एक्ट, यानी मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। तो ये जो एमआरटीपी एक्ट आया था ना, ये 1969 में आया था, ध्यान रखना है। और इसको निरस्त कब किया गया, 2002 में इसको निरस्त किया गया और इसके स्थान पर प्रतिस्पर्धा एक्ट 2002 लाया गया। तो एमआरटीपी जो मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969 है, इसको यहाँ पर निरस्त कर दिया गया। अब यहाँ पर एक विकल्प आप देख रहे हो, पहले यानी एक तरीके से एमआरटीपी एक्ट द्वारा एमआरटीपी कंपनियों के लिए एसेट लिमिट 25 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी। 25 करोड़ नहीं थी, ये गलत स्टेटमेंट है, 20 करोड़ के आसपास थी। तो विकल्प 2 गलत हो जाएगा, 1 और 3 करेक्ट है, ऑप्शन 1 जो दे रखा है। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किस लागत पर विचार किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना है मतलब फैक्टर कॉस्ट पर एनएनपी है ना, एनएनपी एट एफसी, वही आपकी नेशनल इनकम हो जाएगा। ठीक है। एनआई बराबर एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट जो फैक्टर कॉस्ट पर है, उसे आप नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय के रूप में दर्शाएंगे। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कारक लागत पर विचार किया जाता है। ये लागत उन सभी कारकों की लागत को ध्यान में रखती है जो उत्पादन में लगे होते हैं, जो उस वस्तु को बनाने में जो जो कारक चाहिए, जैसे मजदूरी लेबर वहाँ पर लग रही है, कच्चा माल लग रहा है, अन्य लागतें हैं और रेंट वगैरह, वो सारे कारक यहाँ पर इंक्लूड रहते हैं। ध्यान देना कारक लागत में कोई टैक्स नहीं होता है, सब्सिडी नहीं होती है। नेक्स्ट अपना सवाल देखते हैं, निवल राष्ट्रीय उत्पाद का क्या उपयोग है। नेट नेशनल प्रोडक्ट है, जो जीएनपी में से आपने मूल्यह्रास माइनस किया। जीएनपी का मतलब भारत का नागरिक है, चाहे भारत में प्रोडक्शन कर रहा हो विदेश में कर रहा हो, लेकिन वो कर रहा है प्रोडक्शन, भारत में आ रहा है रुपये, तो वो यहाँ पर जीएनपी कहलाएगी। उनमें से यदि टूट फूट माइनस कर दे तो मूल्यह्रास माइनस होगा, तो वो एनएनपी हो जाएगा, और एनएनपी पर ही राष्ट्रीय आय की गणना होती है और उससे ही आप कहेंगे प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। विकल्प 2 करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति जांच से जुड़ी थी। तो कौन सी समिति है जो औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति जांच से जुड़ी हुई थी। तो ये समिति है दोस्तों दत्त समिति। कौन सी है, दत्त समिति। मूल्य नियंत्रण और राशनिंग की जांच के लिए प्रत्यक्ष नियंत्रण उपाय क्या है। मूल्य नियंत्रण और राशनिंग, राशनिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे कि सप्लाई लिमिटेड है, 100 वस्तुएं हैं, उन 100 वस्तुओं को प्राप्त करने वाले हैं 200 लोग आ गए। अब ऐसा तो नहीं डायरेक्टली हड़प के ले जाएंगे, तो वो 100 वस्तुएं सरकार ने क्या कहा कि सभी को बराबर वस्तुएं अपन देंगे। 100 वस्तुएं हैं, सभी को हाफ आप दे देंगे और 200 को सप्लाई कर दिया है, सरकार ने दी है। नहीं तो एक व्यक्ति के पास यदि 100 वस्तुएं चली जाती तो बाकी यहाँ पर 199 व्यक्ति तो वैसे ही रहते ना, उन वस्तुओं को प्राप्त नहीं करते जो आवश्यक होती। राशनिंग में क्या करते हैं, सरकार यहाँ पर हस्तक्षेप करती है, यानी बराबर समान रूप से उन कम आपूर्ति है लेकिन सप्लाई सभी को समान रूप से कर देती है।
उनकी डिमांड को थोड़ा थोड़ा करके पूरी करती है, वो होगी आपकी राशनिंग। तो यहाँ पर आपको पूछा कि राशनिंग की जांच के लिए प्रत्यक्ष नियंत्रण उपाय क्या है। प्रत्यक्ष नियंत्रण उपाय यहाँ पर रहेगा आपका मुद्रास्फीति। मूल्य नियंत्रण और राशनिंग। मुद्रास्फीति का मतलब आप कह सकते हो महंगाई, वस्तुओं की कीमत बढ़ती है ना, तो वहाँ पर राशनिंग है, उसकी जांच के लिए प्रत्यक्ष नियंत्रण उपाय है राशनिंग। अब वस्तुओं की कीमतें क्या हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ने से क्या लोग वस्तुओं को खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे। उस केस में सरकार वहाँ पर हस्तक्षेप करती है और लोगों को वो वस्तुएं मुहैया कराती है। वस्तुएं कम है इसलिए महंगाई बढ़ी है, यानी वस्तुओं की सप्लाई कम हो रही है, सो डिमांड ज़्यादा है, महंगाई बढ़नी तय है। महंगाई बढ़ी है तो सरकार वहाँ पर राशनिंग का काम करेगी, उन वस्तुओं को समान रूप से लोगों में बांटने का काम करेगी। तो राशनिंग के तहत वस्तुएं और संसाधन निर्धारित मात्रा और दर पर वितरित किए जाते हैं ताकि सभी लोगों को आवश्यक वस्तुएं मिल सकें। जब किसी वस्तु की आपूर्ति कम होती है, जैसे कि खाद्य सामग्री या ईंधन है, तो राशनिंग लागू की जाती है ताकि लोगों को समान रूप से आपूर्ति की जा सके। एक विकल्प में दोस्तों प्रत्यव स्फीति भी दे रखा है। जो प्रत्यव स्फीति है, इसे दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसे स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। स्टैगफ्लेशन का मतलब है दो दो समस्याएं एक साथ आ गई। एक तो मंदी, ऊपर से मुद्रास्फीति। मंदी का मतलब है बहुत ज़्यादा मंदी आ गई, मार्केट में डिमांड नहीं है, वस्तुएं लोग खरीद ही नहीं रहे हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है। अब मंदी आ गई, लोगों के पास पैसे नहीं है, वस्तुओं को खरीद नहीं रहे हैं, तो लोग हो गए बेरोजगार। मंदी आने से लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। अब लोग बेरोजगार हो गए, ऊपर से मुद्रास्फीति और महंगाई और बढ़ गई। एक तो लोगों के पास पैसे नहीं है, ऊपर से वस्तुओं की रेट बढ़ गई। कितनी दोहरी मार पड़ रही है कि नहीं पड़ रही। मान लेते हैं एक व्यक्ति की नौकरी चली गई। अब नौकरी चली जाने से उनके पास इनकम रही नहीं रही। जैसे ही नौकरी गई, वहाँ पर उन्होंने देखा कि पेट्रोल, चावल, दाल के रेट हैं, ज़रूरी चीज़ें, उनके तो रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब बेरोजगारी के साथ में महंगाई झेल रहा है, तो दोहरी स्थिति हो गई ना, जीवन स्तर बहुत खराब हो गया। इससे आप स्टैगफ्लेशन बोलेंगे। नेक्स्ट आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड किसके प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत आता है। ऑयल इंडिया लिमिटेड आपको बता दिया है कि इस पर दोनों का अधिकार है। और वैसे ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय OIL, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के नियंत्रण में आता है। ऑयल इंडिया लिमिटेड 1959 को स्थापित हुआ। 1959 को। वैसे इसका नोएडा में हेडक्वार्टर है, बाकी शुरुआत में इसका दुलिजन असम में हेडक्वार्टर है। ठीक है। निम्नलिखित में से क्या सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री को संदर्भित करते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदना और बेचना, क्या यहाँ कौन बताता है। तो यहाँ पर ओपन मार्केट ऑपरेशंस के मध्य गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदा जाता है और बेचा जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस आप किसे कहेंगे, कि ऐसा तरीका है जिसके जरिए केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पैसे की मात्रा को बढ़ाया घटा सकती है। केंद्रीय बैंक है, मौद्रिक नीति में यहाँ पर कोई बदलाव नहीं कर रही है, वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए मार्केट में लिक्विडिटी को कम ज़्यादा कर रहा है, मार्केट में पैसों की सप्लाई और डिमांड को कम ज़्यादा कर रहा है। ये एक ऐसा उपकरण है जिसका इस्तेमाल केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए, मंदी से बचने के लिए करता है, महंगाई को कम करने के लिए। महंगाई क्यों हो गई है, क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास खरीदने की क्षमता बढ़ चुकी है, लोगों के पास पैसे ज़्यादा आ गए। तो क्या किया, यहाँ पर ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए कुछ सिक्योरिटीज़ को बेचा गया, जिससे लोगों के पैसे हैं वो ले लिए हैं केंद्रीय बैंक ने सिक्योरिटीज़ को बेचकर। ठीक है, प्रतिभूतियों को बेचकर पैसे ले लिए लोगों से। अब लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे, ऑटोमेटिकली महंगाई है वो कम होने वाली, लोग वस्तुओं को नहीं खरीदेंगे उस केस में। तो वहाँ पर डिमांड नहीं रहेगी तो रेट तो कम करनी ही पड़ेगी। तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए आप रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रेशो, SLR ये चेंज न करके डायरेक्टली इधर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदे बेचे, तो वहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हो मुद्रास्फीति वगैरह में। अगला सवाल यहाँ पर, नवंबर 2022 में उच्चतम न्यायालय ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के कोटे के 10% आरक्षण को बरकरार रखा है। ये EWS आरक्षण निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिया गया। आप सभी को पता है 103वां संविधान संशोधन, EWS को 10% का आरक्षण दिया गया। वहाँ पर किस आयोग ने सिफारिश की थी, तो सिंह आयोग ने सिफारिश की थी 2019। ये आप देखेंगे 2019 में 124वां संविधान संशोधन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% का आरक्षण दिया गया। और 103वां ये संविधान संशोधन था जिसमें आर्टिकल 15-16 में संशोधन किया गया और 10% आरक्षण कोटा दिया गया है सरकारी नौकरियों में, जो कि आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है अनरिजर्व कैटेगरी में। उसमें सिंह आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। नेक्स्ट आपका सवाल है, घूर्णनशील बचत एवं क्रेडिट संघ यानी रोटेटिंग सेविंग एंड क्रेडिट एसोसिएशन,
ये बोल रहा है कि इसकी शुरुआत शर्ली आर्डिनर के द्वारा की गई है। तो ये ROSCA की शुरुआत शर्ली आर्डिनर के द्वारा वर्ष में की गई थी। किस वर्ष की गई थी? शर्ली आर्डिनर के द्वारा दोस्तों 1964 में की गई थी। ठीक है, 1964 में। और ये घूर्णनशील बचत एवं क्रेडिट संघ क्या है? इसका मतलब ये हुआ जब लोगों के पास बैंक उस समय बैंक तक पहुंच नहीं थी तो लोगों का ग्रुप बनता था वहां पर अनौपचारिक रूप से। अब लोगों का ग्रुप बन गया 10 लोगों का, 10 लोगों ने ग्रुप बनाया, प्रत्येक लोग ने 100-100 रुपये दिए, तो उस केस में 10 लोगों के ग्रुप में 1000 रुपये आ गए। अब एक व्यक्ति को उन 1000 रुपये की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, तो उसने 1000 रुपये ले लिए और उसने कहा कि मैं रुपये तो लूँगा 900, लेकिन आपको एक महीने में 1000 रुपये दे दूंगा। उस केस में उस व्यक्ति की यदि इमरजेंसी मांग थी वो भी पूरी हो गई, साथ साथ कुछ ब्याज भी मिल जाएगा इस ग्रुप में, और नेक्स्ट बार किसी अन्य व्यक्ति को आवश्यकता होगी तो वो रुपए ले लेगा। तो चिट फंड जो रहता है, तो ये बैंकिंग सिस्टम नहीं था उस केस में, ये काम करता था रोज का। ठीक है, नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करनी है आपकी। तो ये तो इजीली है, गरीबी हटाओ मैंने आपको बताया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ। एलपीजी नीति कब आई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1991-92 में आई थी। रोलिंग प्लान क्या था? 1978 से 80 का ये रोलिंग प्लान है। न्याय और समता के साथ विकास 9वीं पंचवर्षीय योजना, ये करेक्ट हो जाएगा आपका विकल्प ए। नेक्स्ट यहाँ पर एक और सवाल पूछे हैं आपको, कहा कि तालिका से व्यक्तिक आय, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, इनकम कितनी है रुपये करोड़ में आपको बतानी है। ठीक है, जैसे कि निजी आय थी 1800 रुपये करोड़, निजी उद्यमों की निवल प्रतिधारित आय 500 करोड़, निगम कर 250। तो यहाँ पर तालिका से व्यक्तिक आय की गणना आपको करनी है। अब आपको ये निगम कर, ये टैक्स है, इसको घटाना पड़ेगा, तो 250 कम कर दो, तो 1800 प्लस 250 करेंगे तो 2050 हो जाएगा। विकल्प 2 करेक्ट है। नेक्स्ट आपको पूछा 1955 में किस समिति ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु स्तर उद्योगों, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का इस्तेमाल करने की संभावनाओं का उल्लेख किया है? तो 1955 में ऐसा करवे समिति ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु स्तर उद्योगों का इस्तेमाल करने की संभावना बताई थी करवे समिति ने 1955 में। नेक्स्ट आपका सवाल है, बहिर्जात या बाहरी अस्थिरता के विरुद्ध मुद्रा बाजार में मुद्रा आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए किसी देश की मुद्रा प्राधिकारी द्वारा हस्तक्षेप क्या कहलाता है? मुद्रा प्राधिकारी किसी देश का, जैसे केंद्रीय बैंक रहती है मैक्सिमम, मुद्रा प्राधिकारी जो मुद्रा में लिक्विडिटी को ऊपर नीचे कराना, टैक्स को कम ज़्यादा कराने में पूरा कंट्रोल करना, ये केंद्रीय बैंक का यानी भारत में आरबीआई हो जाएगी मुद्रा प्राधिकारी। ठीक है, फिर इसने कहा है कि बहिर्जात या बाहरी अस्थिरता, बाहरी अस्थिरता का मतलब ये हुआ जैसे बाहरी देशों में तेल की रेट में क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, अब क्रूड ऑयल बढ़ गया है, क्रूड ऑयल की रेट बढ़ चुकी है, तो उससे क्या होगा, भारत पर भी प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा यदि भारत उस चीज़ को इम्पोर्ट करता है। या फिर बाहरी देश में शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, तो भारत पर भी उसका असर पड़ेगा। भारत में भी विदेशी जो कंपनियां हैं भारत में इन्वेस्ट कर रखी है, वो वहाँ से अपना माल बेचकर उठा लेगी, सारा रुपये ले लेगी। तो बाहरी अस्थिरता हो रही कि नहीं हो रही? तो बाहरी अस्थिरता के विरुद्ध मुद्रा बाजार में मुद्रा आपूर्ति को स्थिर करना है। अब विदेशों की अस्थिरता के कारण विदेशी कोई वस्तु की रेट बढ़ रही है या विदेशी लोगों ने भारत में इन्वेस्ट कर रखा है तो वो वापस ले रहे हैं, उस केस में जो मनी सप्लाई है वो यहाँ पर गड़बड़ा रही है। उस मनी सप्लाई को स्थिर रखने के लिए जो अपनी केंद्रीय बैंक है वो क्या करती है? तो उस मनी सप्लाई को स्थिर रखने के लिए केंद्रीय बैंक यहाँ पर करती है स्टेलाइजेशन करती है। स्टेलाइजेशन यानी बांध्यकरण करती है। तो यही बांध्यकरण है, कोई बाहरी अस्थिरता के कारण अपनी मनी सप्लाई स्थिर रखनी है, सरकार द्वारा यहाँ पर ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए कुछ भी करके मनी सप्लाई को स्थिर रखना है। यदि बाहरी अस्थिरता होती है तो वो जो अपनी केंद्रीय बैंक ट्राई करेगी उसे बांध्यकरण, स्टेलाइजेशन अपन कहेंगे। बांध्यकरण एक ऐसी मौद्रिक नीति जिसका उपयोग केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप के प्रभावों को निष्प्रभाव करती है। विदेशी मुद्रा बाजार में ऊपर नीचे मार्केट हो रहा है तो भारत पर उसका असर न पड़े, उसको निष्प्रभावी करने का काम ये बांध्यकरण करती है, स्टेलाइजेशन करती है। उदाहरण के लिए यदि केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा खरीदता है तो मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाएगी। मुद्रा आपूर्ति को आपको कंट्रोल करना है। केंद्रीय बैंक ने विदेशी मुद्रा खरीद ली तो वहाँ पर आपूर्ति बढ़ने वाली कि नहीं बढ़ने वाली? तो ये सारा केंद्रीय बैंक करती है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र की विशेषता नहीं है? राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र,
यानी नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन, इसकी NIMZ की विशेषता कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर एक विशेषता आप देख रहे हो, NIMZ को स्थापित करने के लिए आपको राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र स्थापित करना, उसके लिए कम से कम कितनी आपको क्षेत्रफल की आवश्यकता रहती है? तो कम से कम 10,000 नहीं, यहाँ पर होगा 5,000 हेक्टेयर का क्षेत्रफल उपलब्ध कराया जाता है। बाकी NIMZ के लिए प्रस्तावित क्षेत्र का कम से कम 30% क्षेत्र विनिर्माण इकाइयों के लिए उपयोग होगा। जो भी क्षेत्र है 5,000 हेक्टेयर मान लेते हैं, उनमें से 30% तो विनिर्माण इकाइयों के लिए काम में आ जाना चाहिए। राज्य सरकार बिजली आपूर्ति, पानी तथा अन्य विनिर्माण संबंधी सुविधाएं प्रदान करेगी। NIMZ के तहत जो बिजली है, पानी है, अन्य विनिर्माण के लिए आपको सुविधाएं राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। और यहाँ पर NIMZ के कामकाज की देखरेख के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन का भी गठन किया जाएगा। तो ये NIMZ में आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश है ना, ये नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए चयनित किया गया पहला राज्य है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक वस्तुओं के उदाहरण है? सार्वजनिक वस्तु इसमें से कौन सी है? रक्षा सार्वजनिक है। सार्वजनिक वस्तु यानी सभी के काम में आती है, एक व्यक्ति काम में ले तो उसमें कोई कमी ना हो, वो सार्वजनिक वस्तु है। जैसे सिक्योरिटी हो गई, रक्षा हो गई, तो रक्षा यहाँ पर जिसका लाभ सभी लोग समान रूप से प्राप्त कर सके, यानी जिन्हें किसी एक व्यक्ति के उपयोग से दूसरे के उपयोग में कोई कमी न आए। रक्षा सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण है, क्योंकि इसका लाभ पूरे समाज को होता है। घर तो आपका रहता है ना, किसी दूसरे का समाज का थोड़ा ही है। कंसिडर द फॉलोइंग, इसको आपको कंसिडर करना, विचार करना, निम्नलिखित में से कौन से कारण भारत में प्रवास के लिए आकर्षण कारक माने जा सकते हैं? लोग भारत में आ रहे हैं, कौन से कारण है जो लोगों को भारत में आकर्षित कर रहा है आने के लिए, भारत में प्रवास के लिए? श्रम मांग, बिल्कुल, भारत में लेबर डिमांड ज़्यादा है तो लोग आ रहे हैं ताकि उनको काम मिल जाए। प्राकृतिक आपदा, भाई प्राकृतिक आपदा होगी तो लोग क्यों आएंगे? मानव और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, भारत में मानव और नागरिक अधिकारों की ज़्यादा सुरक्षा है तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। उच्च उपभोग और जीवन स्तर, अच्छा जीवन स्तर है तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये तीनों ही प्रमुख कारण है, 1, 3 और 4। प्रतिस्पर्धी व्यवहार और प्रतिस्पर्धी बाजार संरचना है, ये आपस में किस टाइप से रिलेटेड है? प्रतिस्पर्धी व्यवहार और प्रतिस्पर्धी बाजार। अब बाजार में प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है, यानी बाजार में, मार्केट में शॉप ज़्यादा हो गई, वस्तुओं को बेचने वाले विक्रेता ज़्यादा हो गए। अब विक्रेता ज़्यादा हो गए, उस केस में व्यवहार में क्या फर्क पड़ेगा? व्यवहार हो जाएगा उल्टा। एक प्रतिस्पर्धी बाजार संरचना वास्तव में प्रतिस्पर्धी व्यवहार को विपरीत रूप से प्रभावित करती है, प्रतिलोमत प्रभावित करती है। जैसे जैसे बाजार में प्रतिस्पर्धियों की संख्या बढ़ती है, बाजार में प्रतिस्पर्धी, क्रेता ज़्यादा है, बेचने वाले ज़्यादा है, तो प्रत्येक फर्म, प्रत्येक दुकान है, उनकी व्यक्तिगत शक्ति कम हो जाती है, तो एक व्यक्तिगत कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा जब क्रेता हो जाएंगे तो व्यवहार उनका डाउन भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना अपन देखते हैं सवाल नंबर 58। 58वां सवाल है, इसमें आपको दे रखा है सूची 1 को 2 से मिलान करना है। कौन सा सिद्धांत किसने दिया? जैसे संतुलित विकास सिद्धांत है, ये नर्कस ने दिया है। ठीक है, नर्कस ने दिया है। बिग पुश थ्योरी यहाँ पर किसने दी थी? ये आपके रोसेनस्टीन रोडन ने दी है, बिग पुश थ्योरी। तो ये हो जाएगा 1C2A, ये आप देखेंगे 1C2A विकल्प 1 करेक्ट है। ठीक है, 1C2A। उसके बाद यहाँ पर 3D है, यानी धर्मनिरपेक्ष पतन, ये प्रेविस शिंगर ने दिया। पूंजीगत वस्तुएं और भारी उद्योग, रगनार नरक्स, ये आपका बी, फेल्डमैन महालनोबिस हो जाएगा। ये तो हो गया नरकसे, तो संतुलित विकास सिद्धांत, तो ये इस रूप से सही सम्मिलित है। संतुलित विकास सिद्धांत है, ये रगनार नरक्से ने दिया। इस सिद्धांत के मुताबिक अविकसित देशों को विकास की बाधाओं को दूर करने के लिए एक साथ कई उद्योगों में बड़े निवेश की जरूरत है। अविकसित लोग हैं, देश हैं, उनमें विकास की बाधाओं को दूर करना तो कई उद्योग उनको निवेश करना पड़ेगा। बिग पुश थ्योरी है, इस सिद्धांत का सबसे पहले प्रस्ताव 1943 में रोसेनस्टीन रोडन ने दिया था, और ये इस बात पर जोर देता है, बिग पुश, क्या बिग पुश कर रहा है? बुनियादी ढांचा, शिक्षा, दूसरे प्रमुख क्षेत्रों में बड़ा निवेश करने का, ये यहाँ पर सतत आर्थिक विकास को दर्शाता है। निम्न स्तंभों का मिलान करना है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति कब आई? 2011 में आई राष्ट्रीय विनिर्माण नीति। उसके बाद मेक इन इंडिया पहल, तो मेक इन इंडिया पहल 2014 में, मेक इन इंडिया 2014 में। उसके बाद स्टार्टअप इंडिया, ये आपकी आई 2016 में। और नेक्स्ट यहाँ पर स्मार्ट सिटी प्रोडक्ट 2015 में। अगला सवाल है, आनुपातिक करों का क्या प्रभाव पड़ता है? सबसे पहले देखते हैं आनुपातिक कर होते क्या। आनुपातिक कर का मतलब ये हुआ,
आप कितनी भी इनकम करो, चाहे 10 रुपये इनकम करो, 10,000 करो इनकम, या फिर आप इनकम करो 10 करोड़, वहाँ पर टैक्स आपकी फिक्स लगता है। अनुपातिक कर का मतलब यही है। जैसे भारत में है टैक्स फिक्स थोड़ा ही लगता है। आप जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो वहाँ पर टैक्स आपका बढ़ता है। जैसे 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन आनुपातिक कर में टैक्स फिक्स है। जैसे 10% टैक्स कर दिया, चाहे आप 10 रुपये कमाते हो या 10 करोड़ कमाते हो, आपका टैक्स 10% लगना निश्चित है। अब जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी, टैक्स परसेंटेज सेम रहेगा, लेकिन टैक्स में राशि बढ़ जाएगी, राशि बढ़ जाएगी, परसेंटेज नहीं बढ़ेगा। जैसे आपने 1,000 रुपये की इनकम की, 10% यानी 100 रुपये आपका टैक्स लग गया। अब मान लेते हैं आपने 10,000 की इनकम की, तो उसका 10% यानी 1,000 रुपये टैक्स लग गया। यहाँ पर टैक्स में राशि है वो बढ़ रही है, लेकिन परसेंटेज है वो फिक्स रह रहा है। तो आनुपातिक कर का मतलब है इनकम आप जितनी ज़्यादा करोगे टैक्स उतना ही आपको उस राशि में देना पड़ेगा, रुपए में ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन परसेंटेज में वही फिक्स रहने वाला है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा, स्वायत्त व्यय गुणक को कम करता है। स्वायत्त व्यय यानी ऑटोनॉमस आपका एक्सपेंडिचर फैक्टर। तो यहाँ पर ऑटोनॉमस स्पेंडिंग मल्टीप्लाई। स्वायत्त व्यय गुणक की बात करें तो ये क्या मामला है? स्वायत्त व्यय गुणक का मतलब ये हो गया कि सरकार मान लेते हैं 1 रुपये खर्च करती है, और सरकार खर्च कर रही है, क्यों कर रही है? सरकार चाहती है कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़े। अब सरकार ने 1 रुपये खर्च किया, वो चाहती है कि 1 रुपये खर्च करने पर उनको लाभ हो, और 2 रुपये का मान लेते प्रोडक्शन हो गया। 1 रुपये खर्च कर रही है और 2 रुपये का यहाँ पर वृद्धि हुई है, तो ये एक तरीके से स्वायत्त व्यय गुणक है वो 2 हो जाएगा। तो ये मापता है कि स्वायत्त खर्च, जैसे सरकारी खर्च करने पर, सरकारी खर्च में 1 इकाई की वृद्धि करते हैं, सरकारी खर्च में 1 इकाई की वृद्धि करते हैं, तो अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और आय में कितनी अधिक वृद्धि होती है। जैसे जैसे सरकारी खर्च बढ़ाते हैं तो अर्थव्यवस्था या फिर इनकम में कितनी वृद्धि होती है। जैसे अगर स्वायत्त व्यय गुणक 2 है, स्वायत्त व्यय गुणक 2 का मतलब ये हुआ कि स्वायत्त खर्च में 1 रुपये की वृद्धि करें, सरकार यदि 1 रुपये की वृद्धि करें तो सरकार को उत्पादन और आय में 2 रुपये की वृद्धि देखने को मिले। यानी सरकार इन्वेस्ट कर रही है तो उससे अर्थव्यवस्था कितनी बढ़ रही है, जितना इन्वेस्ट कर रही है उससे ज़्यादा बढ़ रही है, तो स्वायत्त व्यय गुणक है वो बढ़ जाएगा एक तरीके से। एक टर्म यहाँ पर आया सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मतलब ये हुआ, मान लेते कि आपकी आय में वृद्धि हो गई। आपकी आय में वृद्धि होने पर आप खर्च में कितना बढ़ाएंगे? अगर आपकी आय बढ़ती है, आप उस अतिरिक्त आय पर 80% खर्च कर लेते हैं, तो आपकी सीमांत उपभोग हो गई 80%। यानी जब आपकी आय बढ़ती है तो आप कितने प्रतिशत अतिरिक्त पैसे को खर्च कर रहे हैं, कितना आप बचा रहे हैं, वो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हो जाएगा। और बाकी अनुपातिक कर तो आपको बता दिया। तो यहाँ पर आपको कहा कि अनुपातिक कर है, आपका टैक्स फिक्स रह रहा है, लेकिन जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो वहाँ पर आप ज़्यादा टैक्स रुपए में पे कर रहे हो, ज़्यादा टैक्स उस राशि में पे कर रहे हो, उस केस में स्वायत्त व्यय गुणक है वो कम हो जाएगा। अब ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हो तो वहाँ पर स्वायत्त व्यय गुणक है यानी ऑटोनॉमस स्पेंडिंग मल्टीप्लायर कम हो जाएगा। मुद्रा के परिचलन का वेग तब अधिक होगा जब अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं से क्या कम हो। मुद्रा के परिचलन का वेग का मतलब ये हुआ कि आपके पास एक कोई यूनिट है, जैसे 100 रुपये, आपने 100 रुपये दे दिए उस दुकानदार को, जहाँ से आपने खरीदे, मान लेते हैं 1 किलो कोई सब्जी खरीदी, ठीक है, 1 किलो आपने सब्जी खरीदी, दुकानदार को 100 रुपये दिए। अब उस दुकानदार ने क्या किया, दुकानदार के पास भी तंगी थी, रुपए नहीं थे, उसी 100 रुपये से दुकानदार ने क्या किया, उसी दिन कुछ फल खरीद लिए अपनी दुकान के लिए बेचने के लिए। तो वो 100 रुपये कितनी बार, 2 बार खर्च हो गया ना। अब मान लेते हैं जिस भी फल खरीदने वालों को दिया उस दुकान वाले ने भी आगे काम में ले लिया, तो 3 बार वो खर्च हो गया। तो 1 रुपये है ना, एक क्वांटिटी, एक यूनिट मुद्रा है, वो कितने हाथों से गुजर रही है, कम समय में यदि गुजर रही है तो उसका वेग ज़्यादा होगा। अब 100 रुपये इतना गुजर रहा है, इसका मतलब लोगों के पास ज़्यादा रुपए हैं नहीं, वही 100 रुपये हैं उसको बार बार खर्च कर रहे हैं। तो लोगों के पास रुपए कम होते हैं ना, उस केस में मुद्रा का परिचलन वेग है वो बढ़ जाता है। यानी लोगों के पास रुपए कम होने का मतलब मनी की सप्लाई नहीं है, मुद्रा की आपूर्ति नहीं है। तो मुद्रा की आपूर्ति है वो यहाँ पर कम हो, मुद्रा की आपूर्ति अर्थव्यवस्था की आवश्यकता से कम हो। अब लोगों के पास मुद्रा की आपूर्ति यानी मुद्रा नहीं रहेगी, तो वही 100 रुपये हैं बहुत से लोगों के हाथों में से गुजरेंगे, क्योंकि नहीं है ज़्यादा रुपये, तो उस केस में आपूर्ति यहाँ पर कम हो जाएगी। ये इसका मतलब है।
नेक्स्ट आपका सवाल है, फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए देश की बुनियादी ढांचे के दृष्टिकोण और भारत में आयोजित होने वाले ऐसे पहले अभ्यास को क्या नाम दिया गया था। ये 2019 में आया, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, और इसका लक्ष्य था 5 वर्ष में यानी 2024-25 तक टारगेट था 102 लाख करोड़ रुपए की यहाँ पर आधारभूत परियोजना का अनावरण किया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धनता को कितना कम करने का लक्ष्य रखा गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी को 5% कम करने का लक्ष्य रखा गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के दौरान गरीबी अनुपात को 5% कम करने, वन क्षेत्र को 25% तक बढ़ाने, साक्षरता दर को 75% तक बढ़ाने और देश की आर्थिक वृद्धि को 8% से अधिक बढ़ाने में सफल रहा था। तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी को 5% कम किया, वन क्षेत्र को 25% बढ़ाया, साक्षरता को 75% बढ़ाया। ध्यान रखना है। राजकोषीय नीति के क्या उद्देश्य हैं। राजकोषीय नीति के उद्देश्य यहाँ पर आप देखेंगे तो विकास को बढ़ावा देगी, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करेगी, यानी महंगाई कम करेगी, विकास को बढ़ाएगी। यही तो सही नीति है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगला सवाल है, यूआईडीएआई निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। यूआईडीएआई जो आधार आपका बनाता है ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। सरकारी बजट में राजस्व घाटा क्या है। राजस्व घाटा यानी राजस्व प्राप्ति है वो कम हो रही है और राजस्व व्यय ज़्यादा हो रहा है। राजस्व व्यय यानी वेतन देने में, सब्सिडी में वो ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो ये आपका हो जाएगा विकल्प 3, राजस्व पर व्यय की अधिकता। खर्चा ज़्यादा हो रहा है, राजस्व कम हो रहा है। उसके बाद ऋण पर ब्याज भुगतान को शामिल करके, अब ऋण पर ब्याज भुगतान भी यहाँ पर इंक्लूड है, ध्यान देना। सरकारी बजट में राजस्व घाटा, राजस्व घाटे को कम करने के लिए सरकार कौन सा उपाय कर सकती है, अपना सकती है। राजस्व घाटा कम करने के लिए, राजस्व घाटा कम करना यानी सरकार को प्राप्ति बढ़ानी पड़ेगी। प्राप्ति बढ़ाने के लिए सरकार को टैक्स ज़्यादा लेना पड़ेगा, तो कर को सुधार करना पड़ेगा। सब्सिडी बढ़ाना यानी सरकार का ज़्यादा खर्च हो रहा है। सब्सिडी में सरकार क्या करती है, लोगों को छूट देती है, कुछ परसेंटेज अपनी तरफ से दे देती है रुपये, तो वो करेगी तो सरकार का ज़्यादा ही भार बढ़ेगा ना, वित्त भार। उसका अच्छा है कि कर सुधार यानी कर में बढ़ोतरी करें ताकि सरकार के पास प्राप्ति ज़्यादा हो। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा नोट नवंबर 2016 में भारत सरकार द्वारा बंद कर दिया गया। भाई नोटबंदी 8 नवंबर 2016, सभी को दिन याद होगा। मोदी जी ने कहा था शाम को 8 बजे के आसपास कि आज रात से 500,000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो 500,000 रुपये के नोट बंद हुए थे उस समय 2016 में। तो ये 2016 की नोटबंदी है। 500,000 रुपये के नोट का विमुद्रीकरण हुआ। उर्जित पटेल उस समय गवर्नर थे। 8 नवंबर 2016 की बात याद रखना। अब आप कहेंगे पहली बार डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था। इसी प्रकार विमुद्रीकरण पहली बार 1946 में हुआ था। उस समय 1946 में गवर्नर कौन थे, तो गवर्नर थे चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। सीडी देशमुख 1946 में गवर्नर थे और यहाँ पर 500, 1000 और 10,000 के नोटों को बंद करने का फैसला लिया गया था। नेक्स्ट नोटबंदी 1978 में हुई। 1000, 5000, 10,000 के नोटों का विमुद्रीकरण हुआ। आईजी पटेल उस समय थे गवर्नर। 2014 में भी विमुद्रीकरण के लिए यहाँ पर क्या किया गया, आरबीआई ने घोषणा की कि 2005 से पहले जारी किए गए सभी नोट प्रचलन से वापस लिए गए। अभी 2023 में आपने देखा 2,000 रुपये के नोट बंद करने की घोषणा हो गई। सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्त एजेंसी किस वर्ष शुरू की गई। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, मुद्रा की बात हो रही है। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, इसकी शुरुआत 2015 में की गई। मुद्रा योजना में 3 टाइप के लोन देखने को मिलते हैं, शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। शिशु लोन है 50,000 रुपये तक, किशोर लोन है 50,000 से 5 लाख रुपये तक, तरुण लोन है 5 लाख से 10 लाख रुपये तक। योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को होती है। मुख्य उद्देश्य है स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन देना, छोटे उद्यमियों के जरिए रोजगार का सृजन करना। नेक्स्ट आपका यहाँ पर अंतिम सवाल है, 17वां सवाल है। 2001 में नाबार्ड ने किस कोष के साथ सूक्ष्म वित्त विकास निधि की स्थापना की थी। कितने कोष के साथ की थी सूक्ष्म वित्त विकास निधि की स्थापना। 100 करोड़, 100 करोड़ के कोष के साथ, कितना 100 करोड़ रुपए के कोष के साथ सूक्ष्म वित्त विकास निधि की स्थापना की थी सन 2001 में नाबार्ड ने की थी। अब नेक्स्ट यहाँ पर अपन बात करें, वर्ष 1995-96 में भारत सरकार ने आरंभिक 2000 करोड़ से नाबार्ड में
ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि की स्थापना की थी। ये 2000 करोड़ में की थी ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि की स्थापना 1995-96 में। लेकिन जो आपको 100 करोड़ वाला पूछा वो सूक्ष्म वित्त विकास निधि है, और ये ग्रामीण जो आधारभूत सुविधा विकास निधि है वो 2000 करोड़ है। अब नाबार्ड की बात हो रही है, इसकी स्थापना कब हुई? 1982 को 12 जुलाई को हुई थी। तो ये 70 क्वेश्चंस आपको बताने की कोशिश की है, एक्स्ट्रा फैक्ट सहित डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ में। इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी। न्यू कैंडिडेट टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम में जाना है, सर्च करना है @TRENDGK, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। लगभग 2,85,000 प्लस कैंडिडेट ऑलरेडी उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अब आप टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हो, आप वाकई में एसएससी जैसे एग्जाम को टारगेट करते हो, कम समय में ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करते हो, तो आपकी एक्यूरेसी कॉन्फिडेंस के लिए प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लगाना बेहद आवश्यक है। मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक पास प्रो ले लेना, टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना। अभी एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है। कैसे पास प्रो लेना है, किस प्रकार फ़ायदा उठाना है स्मार्ट तरीके से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, डेमो वीडियो की लिंक सबसे नीचे पड़ी है, वो वीडियो देख लेना। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।